हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर के मेन टॉपिक जो लिए गए हैं ये एस्टेट के लिए लिए गए हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने आपकी स्टार्टिंग भी करवा दी है। मैंने आपको अलंकार, छंद, रस, काव्य गुण, काव्य दोष ये सारी करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे देवनागरी लिपि का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पेपर में बार बार आता है। ठीक है, और ये 60 मार्क्स का पोर्शन जो होता है PYQs का, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपके लिए लिए गए हैं और वही आपके लिए स्टार्ट करवाए हुए हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। और PYQs की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है 60 नंबर हिंदी वाले की। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक है देवनागरी लिपि। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देवनागरी लिपि का विकास, चलिए पढ़ते हैं। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। अब देखो, उच्चरित ध्वनि यानी कि जो हम उच्चारण करते हैं, यानी कि अपने भावों को या अपने विचारों को जब हम उच्चारण करके यानी बोल के दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। लेकिन जब हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने लिख कर प्रकट करते हैं, लिख कर अभिव्यक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। भाषा श्रव्य होती है, जबकि लिपि दृश्य। अब भाषा श्रव्य होती है, श्रव्य कैसे होती है? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई बात करता है, बोलता है, उसको हम सुन सकते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में, हमें समझ में भले ही ना आए, लेकिन हम उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो सुनने योग्य होती है, श्रव्य होती है। जबकि लिपि क्या होती है? दृश्य होती है, यानी देखने योग्य होती है। ठीक है, देखने योग्य कैसे कि भाई कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है कॉपी पे या दीवारों पे या कहीं भी जाएंगे हम, तो लिखी हुई होती है, तो हमें ये तो पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ लिखा है। जैसे उर्दू भाषा में कुछ लिखा है, तो उर्दू भाषा हम समझ नहीं सकते। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो हम उसको देख सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। तो देख सकते हैं तो वो क्या होगी? लिपि होगी। यानी लिखने वाली चीज़ लिपि होती है और बोलने वाली चीज़ भाषा होती है, ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जाता है कि भारत की लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। भारत की लिपियाँ किससे निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश की लिपियाँ जो हैं वो किससे निकली? एक ब्राह्मी लिपि जो मेन है इसी से ही निकली हुई है, ब्राह्मी की उत्तरी शैली से। उत्तरी शैली क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो, ब्राह्मी लिपि जो है ना, दो भागों में विभाजित की गई थी। कौन सी भी? एक दक्षिणी शैली, एक उत्तरी शैली। ठीक है, जो आगे चल के हमारी देवनागरी लिपि का विकास होता है ना, तो वो उत्तरी शैली से होता है। दक्षिणी शैली कौन सी है? जिसमें तमिल या तेलुगु भाषा जो होती है ना, वो दक्षिणी शैली में आती है। तो हमारे लिए उत्तरी शैली जो है हमारी यूज़ होगी। क्यों? हमारी देवनागरी लिपि का विकास इसी से ही हुआ है। तो देखो, ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। अब देखो, 4वीं से 5वीं सदी में गुप्त लिपि का, फिर गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि का, कुटिल लिपि से जो 9वीं सदी में किसका? नागरी लिपि का। और नागरी लिपि का प्राचीन रूप प्राचीन नागरी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ऐसे ऐसे विकास हुआ। ठीक है, पहले गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, और फिर कुटिल से कौन सी आ गई? कुटिल से हमारी नागरी लिपि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के अनेक विषय मत हैं। ठीक है, अनेक विषय कौन से है? देखो, अनेक मत हैं, नाम के विषय में अनेक मत हैं, जो इस प्रकार है। देखो, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी का नामकरण हुआ। किससे हुआ? नाग लिपि से। किसमें? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई निम्नलिखित में से असंगत बताइए। तो असंगत क्या है? इनमें से आपको 3 ऑप्शन तो दे देगा, इनमें से जो आपके दिए गए हैं ये, और 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन रॉन्ग दे देगा। ठीक है, तो आपको ये छाटने की कौन सा नहीं है, तो उसके लिए आपको ये पढ़नी ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्या था कि भाई प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी का क्या हुआ? नामकरण हुआ। नगरों से प्रचलित होने से देवनागरी का नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने से क्या हुआ? देवनागरी का नामकरण किया गया। उसके बाद देखिए, देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है, यानी कि इसमें है ना, लोगों के जो मत हैं, लोगों के क्या, विद्वानों के जो मत होते हैं वो क्या है? विवादों में है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर विद्वान क्या मानते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। किससे? नागर ब्राह्मणों से, गुजरात के। उनका मानना है कि गुजरात
का मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। ठीक है, पंडित वर्ग तथा नागर अर्थात नागर जो ब्राह्मणों के नाम से इसे क्या कहा गया, नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के बाद इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। तो इस तरीके से अनेक विद्वानों के अनेक अनेक मत हैं। ठीक है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। अब देखो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार क्या है कि मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। फिर है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में हुआ है 7वीं 8वीं ईस्वी में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में हो। शिलालेख क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो कि शिलाओं पर लिखे गए लेख होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पत्थरों पर लिखे गए लेख होते हैं उनको शिलालेख कहा जाता है। अब देखो लिपि के बारे में बात करते हैं। ये क्या है कि भाई पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, जिस रूप में ही लिखे जाते हैं। यानी कि जो पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं उनके अनुसार लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए, यानी कि जो भी भाषा हम लिखते हैं तो उनकी जो मेन ध्वनियाँ होती है जो हम बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो लिखी हुए हैं वो क्या मान लिए गए हैं, चिन्ह मान लिए गए हैं, और वही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती है। अब देखो ये देखिए निम्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले चित्रालिपि। ठीक है, चित्रालिपि है। चित्रालिपि क्या होती है, जो चित्रों से बनी हुई लिपि होती है। प्रतीक लिपि, जो प्रतीक जो चिन्ह होते हैं उनसे बनी हुई लिपि होती है। उसके बाद भाव लिपि, जो उनके अर्थ निकलते हैं, भाव निकलते हैं। उसके बाद ध्वनि लिपि, जो साउंड निकलती है। अब ध्वनि लिपि क्या है, दो है ध्वनि लिपि के पार्ट। ध्वनि लिपि में एक होती है अक्षरात्मक जो कि सिलेबिक होती है, और दूसरी वर्णात्मक जो कि अल्फाबेटिक होती है। ठीक है, याद रहेगा कि ध्वनि लिपि से दो निकली हैं, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, नोट करके लिखा हुआ है कि जो भारत की सारी लिपियां कैसी हैं, भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक है। याद रखना कि हमारे भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो सारी अक्षरात्मक है। ठीक है, और रोमन लिपि वर्णात्मक है। रोमन लिपि कौन सी, जो कि हमारे अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है। ठीक है, तो वो रोमन लिपि क्या है, वर्णात्मक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। पुराने समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। कौन कौन सी थी, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी से ही हमारी देवनागरी लिपि का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, अब देखो खरोष्ठी लिपि के बारे में बात करते हैं, सिंधु घाटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो खरोष्ठी लिपि क्या है कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखो जैसे हमारी जो देवनागरी लिखी है ना वो कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं। ये जो ऐसे हम लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से लिखते हुए हम चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि होती है ना वो क्या है, दाएं से बाएं चलती है ऐसे। ठीक है, यहाँ दाएं से बाएं चलती है। तो यही इन्होंने बताया हुआ है। इसमें 37 वर्ण होते हैं। 37 वर्ण में कौन कौन से, 5 स्वर होते हैं और 11 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और वर्ण कितने होते हैं, हमारे 37 होते हैं। तथा इसमें संयुक्त अक्षरों का सर्वथा हमेशा अभाव रहता है। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, अक्षत्र ज्ञ, ठीक है, और उसके बाद श्रमिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 4 है हमारे संयुक्त वर्ण है, तो इनका हमेशा अभाव ही रहता है किसमें, खरोष्ठी लिपि में। और उसके बाद देखिए ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि क्या है, ये हमारी इंपॉर्टेंट लिपि है कि ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के वड़ली गांव के शिलालेख में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें जो हमारी है फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि क्या कहलाई, ब्राह्मी लिपि कहलाई। ब्रह्मा यानी वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। चीनी विश्वकोश फास्वान शूलीन 668 ईस्वी के अनुसार ब्रह्मा नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित है। 2 मत कौन कौन से प्रचलित है भाई, देखो एक तो है
कि यह भारतीय लिपि है, दूसरा ही विदेशी लिपि है। देखो, अगर आपके पेपर में दोनों आ जाएं तो ये मत सोचना कि हमारा जो भारतीय लिपि है ये वाला सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही मत प्रचलित है, तो हमारा दोनों ही सही होगा कि विदेशी लिपि भी ठीक है और भारतीय लिपि भी ठीक है। और ये किसकी उत्पत्ति को लेकर है? ये ब्राह्मी लिपि को उत्पत्ति को लेकर है। ठीक है, मुख्यतः दो मत प्रचलित हैं, एक तो भारतीय लिपि है, एक विदेशी लिपि है, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देखो, यह एक अक्षरात्मक लिपि है, आपको पता ही है अक्षरात्मक लिपि है, मैंने आपको बताया था पीछे। देवनागरी की वर्णमाला क्रम, एक चीज़ और, ये जो है ना फ्रेंड्स, विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से ही बनती है, इसलिए हमारे लिए ये करना बहुत आवश्यक है और एक एक चीज़ों को याद करके चलना है कि यह एक अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला का क्रम क्या है? वैज्ञानिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि होती है, यानी कि एक वर्ण जो लिखा गया है उसके लिए अलग से एक ध्वनि होती है, एक ही ध्वनि होती है। जैसे कि मान लो कै लिखा है तो कै ही बोला जाएगा। ठीक है, ए लिखा है तो ए ही बोला जाएगा, तो एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि होती है। ठीक है, उसके बाद इसके अक्षरों के नाम तथा इनके लिखित एवं उच्चारित में भिन्नता होती है। अक्षरों के नाम यानी कि जो भी अक्षर होते हैं, जैसे कै ख गै घेड़ ऐसे अक्षर होते हैं, तो इनके लिखित एवं उच्चारित रूप में भिन्नता नहीं है, यानी कि जो लिखा जाता है वही क्या है? बोला भी जाता है, तो इनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है कि भाई जो देवनागरी लिपि की उल्लेखनीय विशेषता मात्रा व्यवस्था भी है, यानी कि जो देवनागरी लिपि है जब हम उसमें लिखते हैं ना, तो उसमें ये मात्राएं ज़रूरी होती है, जैसे ये मात्रा यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो ये मात्राएं क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए देवनागरी लिपि, एक मिनट, देवनागरी लिपि को सीखना एकदम आसान है, बिल्कुल सही बात है। देवनागरी लिपि में हर अक्षर शिरोरेखा युक्त है। शिरोरेखा युक्त कैसे? कि भाई है ना, और शिरोरेखा है और युक्त है। ठीक है, शिरोरेखा जैसे मैंने यहाँ पे देवनागरी ही लिख दिया। ठीक है, देवनागरी लिख दिया। अब इस देवनागरी पे मैं ये लाइन लगा रही हूँ ना, तो इसी को ही क्या कहा जाता है? शिरोरेखा कहा जाता है। और युक्त यानी कि ना हमारी देवनागरी लिपि में शिरोरेखा लगती है, इसलिए युक्त कहा गया। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि देवनागरी लिपि में शिरोरेखा क्या है? मुक्त है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। और एक क्वेश्चन में आया हुआ था कि भाई देवनागरी लिपि में जो शिरोरेखा है वो आरंभ में नहीं लगाई जाती थी, लेकिन अब जो वर्तमान में लगाई जाती है, तो ये भी आप याद रख लेना। उसके बाद है प्रत्येक ध्वनि जो है, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, ये ऊपर मैंने आपको बताया है। यह विशेषता केवल वैज्ञानिक लिपियों में ही पाई जाती है। उसके बाद प्रयोग व्यापक, बहुत व्यापक, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि है ये। कौन सी? हमारी देवनागरी लिपि। ठीक है, अब देखो एक बार हमने इसको दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक बार और पढ़ने में कुछ नहीं जाएगा, आपको रिवीजन ही होगी। ठीक है, उसके बाद देखो, यह एक अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि का, देवनागरी की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है। इसके अक्षरों के नाम तथा इनके लिखित एवं उच्चारित रूप में भिन्नता नहीं है। देवनागरी लिपि की उल्लेखनीय विशेषता मात्रा व्यवस्था भी है। उसके बाद देखिए, देवनागरी लिपि को सीखना एकदम आसान है। ठीक है, देवनागरी लिपि को सीखना एकदम आसान है। देवनागरी लिपि में हर अक्षर शिरोरेखा युक्त है, यानी कि उसमें शिरोरेखा लगाई जाती है। ये चीज़ याद रख लेना, कंफ्यूज होगी युक्त और मुक्त में। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, ये भी मैंने आपको बताया है। यह विशेषता केवल वैज्ञानिक लिपियों में ही पाई जाती है। प्रयोग बहुत व्यापक है ये, क्योंकि है ना संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, इन सभी में ही क्या एकमात्र लिपि जो हमारी देवनागरी लिपि है वो यूज़ होती है। ठीक है, अब देखिए देवनागरी लिपि के सुधार संबंधी सुझाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ के चलिएगा। देखो हमें सिर्फ है ना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ ये एक एक लाइन जो मैंने लिखी हुई ना बस यही पढ़ लेना, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बाल गंगाधर तिलक का तिलक फ़ॉन्ट, आप बाल गंगाधर तिलक से याद रख सकते हैं। तिलक फ़ॉन्ट 1904-1926 में। ठीक है, इसमें इसका सुधार संबंधी सुझाव है ये देवनागरी लिपि के। ठीक है, उसके बाद देखो, सावरकर बंधुओं का ए की 12 खड़ी,
श्याम सुंदर दास का पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव। अब पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव किसने दिया? श्याम सुंदर दास ने। तो फिर है गोरखनाथ प्रसाद का मात्राओं के व्यंजन के बाद दाहिने तरफ, एक मिनट ऊपर चल के पढ़ते हैं कि भाई गोरखनाथ प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव, जैसे कुल। और देखो अब जो गोरखनाथ प्रसाद जी है ना, इन्होंने क्या किया कि मात्राओं को क्या किया, व्यंजन के बाद कोई भी मात्रा होगी व्यंजन पहले होगा और उसके बाद लिखी जाएगी। तो ये क्या होगी हमारी, ये हमारी होगी मतलब कि गोरखनाथ प्रसाद जी के लिए सुझाव जो दिया गया, इन्होंने क्या दिया गया, जैसे देखो कुल है, अब कै पहले लिख दिया, यानी कि व्यंजन जो है वो पहले लिख दिया। अब व्यंजन के बाद क्या लिख दी, मात्रा लिख दी। मात्रा कौन सी है, जैसे ऊ की मात्रा, यहाँ पे कै पहले लिख दिया, ऊ की मात्रा बाद में और लय। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, गोरखनाथ प्रसाद जी ने कहा कि भाई आप है ना मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव करो, यानी अलग रखो इसको। तो ये सुझाव दिया, ठीक है। तो ये हमारे गोरखनाथ प्रसाद जी ने दिया। उसके बाद है श्रीनिवास का महाप्राण के लिए अल्प प्राण के नीचे एस चिन्ह लगाने का सुझाव। अब देखो महाप्राण क्या होता है, यानी कि जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं तो बोलने में हमारे मुख से जिस वर्ण को बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है ना, तो वो हमारे महाप्राण में आ जाता है। और जिस वर्ण को बोलने से हमारे मुख से कम हवा निकलती है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है। तो देखो महाप्राण के लिए अप्राण के नीचे, अब देखो जो जैसे मान लो अल्प प्राण का शब्द है, वर्ण है हमारा कै, ठीक है। तो इसके नीचे ये चिन्ह जो है ये लगाने के लिए श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया था, ठीक है। और जैसे महाप्राण का ख शब्द है, ख बोलने में भी हमारे मुख से क्या आ रही है, ख बोलने में भी हमारे मुख से है की ध्वनि आ रही है, हकार की ध्वनि, और मुख ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़्यादा हवा निकल रही है ख और कै से ज़्यादा, ठीक है। अब देखो ये श्रीनिवास जी ने कहा है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्या सुझाव दिए गए हैं हमारे लिए, देखिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन और काका कालेलकर के संयोजकत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 और उसकी सिफारिशें, ठीक है। उसके बाद देखो काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा ए की 12 खड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार करने का। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, श्रीनिवास का सुझाव पढ़ा था। तो श्रीनिवास के सुझाव में क्या दिया गया था कि भाई है ना, आप लोग क्या करना भाई, जैसे जो अल्प प्राण है उसके नीचे ये चिन्ह लगाओगे, यही हमने पढ़ा था ना। अब इसमें क्या हो गया, इन्होंने क्या कहा है, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा है उन्होंने ए की 12 खड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार करने का निर्णय क्या सुझाव दिया 1945 में, ठीक है। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया, ठीक है। अब देखो ये जो आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया किसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, कब 1947 में, और उसकी सिफारिशें, ठीक है। तो ये सुझाव हमारे किसने दिया था, नरेंद्र देव समिति का गठन जो किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था और उन्होंने ही ये सुझाव दिया था। उसके बाद देखो शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशक मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 ईस्वी, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 ईस्वी, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो नोट करके दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भाषा संबंधी विधेयक पारित किया। संविधान सभा ने क्या किया, 14 सितंबर 1949 को भाषा संबंधी विधेयक पारित किया। अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट घोषणा की गई, क्या की गई कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। इस प्रकार 150 वर्ष के बाद देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की एकमात्र अधिकृत लिपि बन गई। तो फ्रेंड्स हमारे लिए जो है इतना ही इम्पोर्टेंट है देवनागरी लिपि, ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको ना पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। अब है ना इनमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई इनमें से क्या क्वेश्चन बने हैं हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि भाई देवनागरी लिपि के संबंध में
एक मिनट। हाँ जी, देखिए, देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए। हमें इनमें से क्या करना है, असत्य विकल्प चुनना है। देखो, देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है। मैंने आपको बताया है कि जो भी बोला जाएगा और जो भी लिखा जाएगा सेम होगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है, इस लिपि का सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ। इस लिपि का विकास जो सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि लिपि का जो विकास है ना, सर्वप्रथम उत्तर भारत में नहीं हुआ था। सर्वप्रथम किसने, गुजरात के राजा के पास हुआ था। गुजरात में माना जाता है ना, और गुजरात हमारे भारत के किस हिस्से में पड़ता है भाई, गुजरात हमारे भारत के किस हिस्से में पड़ता है, गुजरात हमारे भारत के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है, ठीक है, गुजरात हमारे भारत के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। तो ये जो है हमारी लिपि का विकास, इन्होंने क्या कहा कि इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ, नहीं, हमारा पश्चिम भारत में हुआ था। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद देखो, राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो राजा जयभट्ट किस कहाँ का राजा था, गुजरात का राजा था, ठीक है, ये भी मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद है, आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी। तो ये भी ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भई है ना, शिरोरेखा यानी कि कोई भी वर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर जो ये रेखा खींचते हैं ना, जैसे देवनागरी लिपि पे खींची हुई है या हर वर्ड पे खींची हुई है, तो ये जो क्या है, आरंभ में नहीं लगाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में लगाई जाती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, असत्य ही पूछा है। और ये सारे ही ऑप्शन मैंने अभी आपको देवनागरी लिपि पढ़ाई है तो उसमें आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए देखिए, ये क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या कहा गया है कि नरेंद्र देव समिति का संबंध। अब नरेंद्र देव समिति का गठन क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो नरेंद्र देव समिति का गठन किसने, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है। और उन्होंने क्या सुझाव दिया था, देखो, अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में नहीं, इसमें कोई इन्होंने क्या है, कोई संबंध नहीं है नरेंद्र देव समिति का। नागरी लिपि में सुधार सुझाव से, ये बिल्कुल ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया था और उन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है। तो नरेंद्र देव समिति का संबंध किससे, हमारी नागरी लिपि के सुधार सुझाव से। विद्यालय पाठ्यक्रम से नहीं है, 8वीं अनुसूची में नवीन भाषाओं में शामिल करने से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने क्या है, ये आपके है ना, ये रिसेंट के क्वेश्चन, आपके जो पेपर हुआ था 2023 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, तो उन्हीं में से ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देख लो कि आपके पेपर में है ना, देवनागरी लिपि से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको करवा रही हूँ वो करते जाइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।